ये प्रिज्म है ना, बोलोगे कि प्रिज्म वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। समझ आ रहा है? प्रिज्म वह पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखो इसको जैसे ए बी सी, इसको हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण बोलेंगे। देखिए इस कोण से दो पृष्ठ झुके हुए हैं कि नहीं झुके हुए हैं, तो प्रिज्म वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से घिरे होते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आदर्श प्रिज्म का कोण याद रखिएगा। पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए कि आदर्श प्रिज्म कोण कितना, आदर्श प्रिज्म का कोण मान कितना होता है। आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण पूछा जाए तो 60 अंश होता है, याद रखिए। आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना होता है, 60 अंश। आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना होता है, 60 अंश। इसमें देखिए पहले पृष्ठ पर अपवर्तन की घटना होती है, यहाँ कुछ नहीं है तो कौन माध्यम हो, विरल माध्यम। कांच के अंदर हल्का जो होगा विरल, जो भारी होगा शोभन, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। तो बताइए, हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यहाँ पर, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर अभिलंब बनेगा कि नहीं बनेगा। अभिलंब बना ना, जब अभिलंब बना तो यहाँ से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये दिक्कत है किसी को कि पहले पृष्ठ पर बोला कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से पुनः विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसको आपतित किरण बोलोगे। आपतित किरण, इसको कौन सा किरण बोलोगे, निर्गत किरण। कोई दिक्कत है किसी को, क्या बोलोगे कि जब प्रकाश की किरण मान लो कि इसको P बिंदु पे काटा और इसको Q बिंदु पे। अच्छा ये बताओ कोण हमेशा कहाँ से नापा जाता है, हमने बताया था अभिलंब से। कोण हमेशा कहाँ से मापा जाता है, अभिलंब से। कोण कहाँ से मापा जाता है, अभिलंब से। ठीक है, जब अभिलंब से मापा जाता है तो बताइए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है ये ना आपतन कोण होगा, और ये निर्गत किरण और इस अभिलंब के बीच बने कोण को हम निर्गत कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को निर्गत कोण। इतना कोई दिक्कत है किसी को। बोल दिया जाए कि यदि आपतित किरण को आगे की तरफ, आपतित किरण को आगे की तरफ व निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर उनके मध्य जो कोण बनता है उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं, विचलन कोण। आपतित किरण को आगे की तरफ व निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर उनके मध्य जो कोण बनता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण। आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर उनके मध्य कोई कोण बनता है, उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। अच्छा मान लीजिए कि कोई किस पे काटा है, ऊपर। अभिलंब और इसके ये इसको ये पहला अपवर्तन है, ये R1 ये R2 हो गया। ध्यान से सुनिए, अब हम लोग सिद्ध करेंगे इसके लिए, और सिद्ध करेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। पहला चतुर्भुज बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चतुर्भुज APOE, कौन सा, APOQ में APOQ बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये वाला। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का मान कितने अंश के बराबर होता है, 360 अंश के। तो क्या लिखोगे, कोण A प्लस कोण P प्लस कोण, डायरेक्ट लिख लीजिएगा POQ प्लस कोण Q बराबर 180 360 बना रहा है ना।
अरे हाई कोण प्लस हाई कोण प्लस हाई कोण प्लस हाई कोण बराबर 100 अस्सी 360 चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है 360 अंश। चलो देखो कोण ए, अच्छा ये बताओ कोण पी 90 अंश अगर लंब डाले हो आ कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू के जगह योगफल 90 बराबर 360 अंश। कोण ए प्लस कोण पी ओ क्यू 90 90 180 बराबर 360। देखो यहाँ से कोण ए प्लस कोण पी ओ क्यू, अच्छा ये बताओ अगर 360 है प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस ना होगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे कि कोण ए बराबर 360 या कोण पी ओ क्यू लिखो, कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 360 में से 180 जाएगा तो 180 माइनस कोण ए। समीकरण नंबर 1 कितना समझ में आ गया। अब देखिए त्रिभुज बन रहा है कौन सा, त्रिभुज पी ओ क्यू में ही ले लीजिए। पी ओ क्यू छोटा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो लिखोगे कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी बराबर 180 अंश। अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। कोण पी ओ क्यू सुनो प्लस कोण, अच्छा ये बताओ कि कोण बी का मान कितना है, R1 है ना, R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 अंश। तो बताओ R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस कोण पी ओ क्यू होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण पी सॉरी कोण ए बराबर कोण पी ओ क्यू, यह भी लिख सकते थे। अच्छा ये बताओ समीकरण नंबर 2, जब दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरा पक्ष कौन बराबर होता है, तो बताओ कि ए बराबर R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा। समीकरण नंबर 3 है भाई दोनों बराबर है तो हाई बराबर हाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब सुनो इसके बाद इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब बहिष्कोण त्रिभुज पढ़ना हम लोग को, कौन सा त्रिभुज, बहिष्कोण त्रिभुज। वैसे बहिष्कोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसका बहरिया जो कोण बनता है इसी को हम बहिष्कोण बोलते हैं। और ये बहिष्कोण है तो इसका कोण प्लस इसका कोण का योग होगा, तो बहिष्कोण ये बाहरी कोण विचलन कोण बना है ना, तो इसको मान लो कि आपने क्या माना है ए, लिखोगे त्रिभुज एम पी क्यू में बहिष्कोण कितना है, डेल्टा एल इक्वल टू, अच्छा ये बताओ हाई कोण पूरा ये आई है और ये पूरा ई है, तो बताओ यदि हाई R1 है तो आई माइनस R1 होगा ना। जब ये R1 है पूरा आई है तो हाई निकालोगे तो क्या होगा आई माइनस R1। उसी प्रकार हाई पूरा ई है, हाई पूरा ई कोण है और ये वाला R2 है तो ये क्या होगा ई माइनस R2। जरा सुनना। अच्छा ये बताओ डेल इक्वल टू आई प्लस सी, एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लोगे तो R1 प्लस R2, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो आगे बढ़ा लीजिए कुछ। डेल इक्वल टू आई प्लस ई, अच्छा ये बताओ R1 प्लस R2 के जगह पर ए लिख सकते हो। यहाँ से आपने ए लिख लिया। समीकरण नंबर 4 अल्पतम स्थिति में याद रखिएगा अल्पतम के लिए जो विचलन कोण होता है वो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम हो जाता है। आई बराबर ई हो जाएगा और R1 बराबर R2 बराबर R। ये वाला बात याद रखना, हमें प्रूव करा रहे हैं 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट और 10 के लिए न्यूमेरिकल आता है। अल्पतम के लिए डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम होता है, आई इक्वल टू ई होता है, R1 बराबर R2 बराबर R। तो इस समय मान भरिए आप, तो डेल्टा के जगह यहाँ पर डेल्टा है, आई या प्लस ई के जगह यहाँ पर भी आई भर सकते हो ना। अब माइनस ए देखो
इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस डेल्टा एम इक्वल टू आई में आई जोड़ दोगे तो 2i। आई का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बटा में 2। इतना समझ में आ गया। आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। इसमें मान भरोगे अब तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 प्लस a इक्वल टू r1 प्लस r2 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर r1 का मान भी r है और r2 का मान भी r है। r में r जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू a। r इक्वल टू a बाई 2 होगा कि नहीं होगा। r इक्वल टू a बाई 2 यहाँ पे स्नेल के नियम से स्नेल का नियम पढ़े अपवर्तनांक के लिए। स्नेल का नियम क्या बोलता है कि जो अपवर्तनांक होता है n इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर नियत होता है बस यही। n इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। चलो मान भर दो n इक्वल टू साइन आई के जब आइया पर देखो ये आया है ना तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बटा में 2 बटा में साइन r के जगह पर क्या हो जाएगा a बाई 2। r के जगह पर a बाई 2। यही किसका फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। अब देखिए बोला जाए कि यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म क्या हो जाए पतला हो, यदि प्रिज्म पतला होगा तो केवल साइन का मान त्रिकोणमितीय फलन हटा दिया जाता है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बटा 2 बटा में a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर n है प्लस बता माइनस है डेल एम। तो डेल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा a कॉमन लोगे तो n माइनस 1। आप देख रहे हैं ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र है। ये किसका सूत्र है पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र। यहाँ देखो n का मान 1 से सदैव बड़ा होना चाहिए। n का मान हमेशा 1 से क्या होगा बड़ा। इतना तो समझ में आ गया। तो क्या बोलोगे कि प्रिज्म वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण से झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। बोला गया कि ये आपतित किरण है या विरल माध्यम, सघन माध्यम फिर विरल माध्यम। जब यहाँ से जाएगा तो अपवर्तित होकर निर्गत किरण में बदल जाएगा। कोण हमेशा विलंब से मापा जाता है। विचलन कोण की परिभाषा आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है हाँ